एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। और आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जो एनिमल टिश्यू है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। बट इसमें मैं टोटल 51 क्वेश्चंस का सेट लेकर के आई हूँ विच इज़ बेसिकली एपिथेलियल से न्यूरल टिश्यू के ऊपर तक ये खत्म होंगे, सारे एनिमल टिश्यू के कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो इजी टू हार्ड होगा। इस इजी टू हार्ड के अंदर आपके पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे, स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगे एंड कंसेप्चुअल बेस्ड भी यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगे। बट व्हाट यू गाइस नीड टू डू इस कि जब तुम क्वेश्चन को देख रहे हो तो अपने पास एक नोटबुक या पेपर लेकर के बैठना और उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करने के बाद। ठीक है, उसके बाद जब वीडियो खत्म हो जाएगी एंड में तो उसको मैच करना और फिर बताना हाउ मच तुमने कितना स्कोर किया बेसिकली। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन। सो कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड इन वेयर? स्टमक में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है, फेरिंक्स में कहाँ पर पाया जाता है? सो अगेन वीडियो को पॉज करके ये इसका आंसर लिखना। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, इस वीडियो को देखने से पहले एनिमल टिश्यू जो है उसका वन शॉट मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको भी देख लेना फॉर रिवीजन पर्पस। बहुत कम टाइम में वो वीडियो तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर्ड है एंड देन इस वीडियो पे जंप ऑन करना फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाय द वे इसका आंसर होगा डी फेरिंक्स। हाउ? उस तरीके से बिकॉज कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो फेरिंक्स में पाए जाते हैं एज वेल एज ईसोफेगस, माउथ और वेजाइना में। जब तुम कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम को पढ़ रहे होगे तो तुमने उसके एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज मल्टी लेयर्ड, ये मल्टी लेयर्ड होते हैं विद स्क्वेमस यानी फ्लैट सेल्स ऑन द सरफेस से। यानी कि मल्टी लेयर्ड विद स्क्वेमस फ्लैट सेल्स का मतलब है कि ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ये इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस इज हाउ दे लुक्स लाइक। ठीक है, ये हो गई एक लेयर। अब ऐसे करते करते इनके ऊपर बहुत सारी लेयर होती है और ये जो सेल्स होते हैं ये फ्लैट सेल्स है, चपटे सेल्स है। ठीक है, सो इसी वजह से इनको मल्टी लेयर्ड विद स्क्वामस यानी कि फ्लैट सेल्स वाले बोला जाता है, which provides protection against abrasion and wear and tear in areas subject to friction। जहाँ पर फ्रिक्शंस बहुत होता है, जहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये टिश्यू वहाँ पर मौजूद होता है उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। द स्टमक, intestine and trachea are lined by different types of epithelial tissues better suited to their specific functions। यानी कि जहाँ पर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड म्यूकस सिक्रीशन होती है, कहाँ पर? स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ट्रैकिया में। एंड दैट्स वाई यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू ज़्यादा सूट करता है क्योंकि इधर प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। द सिक्रीशंस ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज डायरेक्टली टू वेयर? यानी कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो सिक्रीशन होती है वो सीधा कहाँ पे डायरेक्टली रिलीज की जाती है? सिक्रीशन यानी कि हॉर्मोन्स, इधर हम हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया होगा लाइक ग्लैंड्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि बिना डक्ट को फॉर्म करे अपनी जो सिक्रीशन यानी जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देते हैं। तो इसी वजह तुम देख सकते हो लाइक अगर ऑप्शन दे रखे इनटू द स्किन सरफेस, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इनटू अ ग्लैंड डक्ट, इनटू द ब्रेन टिश्यू। सो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी। कैसे? क्योंकि ये बिना डक्ट के फॉर्म करेगी, अपनी सिक्रीशन डालते हैं। अब जब डक्ट ही नहीं बनेगी तो सिक्रीशन सीधा कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर ही तो जाएगी और फिर ब्लड से ये जो अपना टारगेटेड ऑर्गन होता है उसके पास पहुंचती है। इसका अगर मैं तुमको एक्सप्लेनेशन दिखाऊं तो वो भी यही है, लाइक आंसर इज द बी, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कैसे? बिकॉज इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, मीनिंग दे डू नॉट have ducts to carry their secretions to specific location. Instead of that, these glands release hormones directly into the surrounding interstitial fluid from which they diffuse into the bloodstream to be transported to target organs to throughout the body। ठीक है, समझ में आ गया? Now, moving on to the next question, question number 3 is epithelial tissue is distinguished from connective tissue, muscular tissue और nervous tissue by its, मतलब कि epithelial tissue अलग है connective tissue, muscular tissue और nervous tissue से। कैसे?
ऑप्शन लार्ज एक्स्ट्रा सर्कुलर लार्ज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की वजह से, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की वजह से, एबिलिटी टू कैरी एक्शन पोटेंशियल की वजह से, या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। या डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ? बिकॉज epithelial tissue is unique among the four primary tissue types। अगर तुम चारों टिश्यूओं को देखोगे तो चारों टिश्यू में से जो जो सबसे यूनिक है वो एपिथेलियम टिश्यू ही है, बिकॉज इट इज एवेस्क्यूलर। वो एवेस्क्यूलर है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवेस्क्यूलर? एवेस्क्यूलर का मतलब होता है कि जहां पर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता, वेयर ब्लड इज नॉट फ्लो। ठीक है। and lies on a non-living adhesive basement membrane. This basal lamina anchors to the epithelium। basement membrane के ऊपर होते हैं ये, याद है ना, ऐसी की basement membrane होती है ये। To the underlying connective tissue providing structural support and regulating the exchange of materials between the two layers। और इन ये basement membrane के ऊपर होते हैं, उनमें connective tissue भी below नीचे इनके कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद होता है जो कि इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा होता है और इनके बीच में एक्सचेंज करा रहा होता है मटेरियल्स का दो लेयर्स के बीच में। इसीलिए दैट्स वाई बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से ये इन तीनों टिश्यूओं से अलग है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। द ciliated columnar epithelial cells in humans occurs in eustachian tube and stomach lining, bronchioles and fallopian tubes, bile duct and esophagus, या फिर fallopian tubes and urethra। So इसका आंसर है bronchioles and fallopian tubes। The option number B is the correct answer। How? Because ciliated columnar epithelial cells are found in areas जहाँ पर movement of substance की जो along a tube वो बहुत ज़रूरी होती है। एक ट्यूब में एक सब्सटेंस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पर होती है, इसीलिए ciliated columnar epithelial cells वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। द सीलिया यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ इस तरीके से, ये सॉरी लाइक दिस, ये मेरे पास सेल है, ये न्यूक्लियस, ये रहे सीलिया। ठीक है। हेल्प्स टू स्वीप म्यूकस एंड इम्प्योरिटी। सीलिया और माइक्रोविलाई इन सबका काम ही होता है सरफेस एरिया को बढ़ाने का और पार्टिकल्स की मूवमेंट कराने का। तो ये म्यूकस को स्वीप करने में और इम्प्योरिटीज को स्वीप करने में टुवर्ड्स द थ्रोट एंड द ब्रोंकस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसलिए तुम देखोगे भी कि जहाँ पर ट्यूब जैसी कोई स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रही होती है वहाँ पर सीलिया, माइक्रोविलाई, ये सब मौजूद होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी these cells in line the fallopian tubes and uterus where the cilia helps propel the egg towards the uterus। Clear? Now question number 5। The kind of epithelium which forms the inner wall of blood vessels। blood vessels के inner वाली lining पर कौन सी epithelium tissue मौजूद होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, या फिर स्क्वैमस एपिथेलियम। सो इसका आंसर होने वाला है डी, स्क्वैमस एपिथेलियम। हाँ, बिकॉज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटरी सेल्स। ये इस तरीके की होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इनकी, और ये देखो ये रहे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ये थिन स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत ज़रूरी मतलब अलाउ करता है इजी डिफ्यूजन और फिल्टरेशन के लिए, विच इज़ आइडियल फॉर लाइनिंग द इनर वॉल्स। यानी कि जहाँ पर भी इनर वॉल्स की लाइनिंग हो रही होगी वहाँ पर तुम समझ सकते हो कि स्क्वेमस एपिथेलियम अपना काम कर रहा है, एंड अदर एरियाज लाइक द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। ठीक है। तो पता है एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन में भी हमने पढ़ा था, लाइक ये कवरिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, लाइनिंग का काम करता है। तो लाइनिंग में स्क्वेमस एपिथेलियम जरूर काम में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज नॉट फाउंड इन एनिमल टिश्यू। इनमें से कौन सा ऐसा, इसको रिमूव कर देना, ये पक्का। ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा सेल जंक्शन है जो कि एनिमल टिश्यू में नहीं पाया जाता है? अधेरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, या प्लाज्मोडेस्माटा। सो अगेन इसका आंसर है डी, प्लाज्मोडेस्माटा। कैसे? Because plasmodesmata are channels that pass through the cell walls of adjacent plant cells। प्लाज्मोडेस्मेटा वो चैनल्स होते हैं जो कि सेल वॉल्स, जो कि एडजेसेंट प्लांट सेल यानी एक दूसरे के एडजेसेंट जो प्लांट सेल्स होते हैं
उनके बीच में सेल वॉल की पासेजिंग के लिए होते हैं, यानी कि बेसिकली ये अपना साइटोप्लाज्म यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से दो प्लांट सेल, जो दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस हो पाता है। एथेरिक जंक्शंस, टाई जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस आर ऑल टाइप ऑफ सेल जंक्शंस फाउंड इन एनिमल टिश्यूज। और दूसरी पॉइंट ये भी कि ये जो एथेरिक जंक्शन, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन है, ये तीनों के तीनों हमारे एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि प्लाज्मोडेस्माटा इनमें से कोई भी गैप जंक्शन नहीं है, ये चैनल्स होते हैं। सो तुम दूसरा पॉइंट ये भी देख सकते हो, लाइक एथेरिक जंक्शंस, टाइट जंक्शंस और गैप जंक्शंस जो है वो ऑल टाइप ऑफ सेल जंक्शंस जो कि एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं। मीनवाइल प्लाज्मोडेस्माटा आर द चैनल्स दैट पास थ्रू द सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल्स, जो कि उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देता है, जिनकी वजह से उन दो जो सेल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके और सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन हो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? पहली स्टेटमेंट कि वो एक एपिथेलियल टिश्यू है, ये तो सही है भाई, एपिथेलियल टिश्यू है तभी तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है इट इज अ कंपोज्ड ऑफ सिंगल, अच्छा पहली स्टेटमेंट इस वजह से पहले ही ऑप्शन से कट गई। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स से बना हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ऑप्शन 2 भी कट गया। नाउ ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स। नहीं, ये ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में नहीं होते। ब्लड वेसल्स में तो हमने अभी भी पढ़ा, कौन से वाले होते हैं? सिंपल स्क्वैमस वाले होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम थोड़ी होता है ब्लड वेसल्स में। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि भाई साहब ये वाली चीज क्यूबॉइडल एपिथेलियम में नहीं मिलती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन आर द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू, या दिस इज वेरी ट्रू। इनका मेन फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। ठीक है, आज से सी दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर sacs of lungs. Sorry, they are not found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs. Instead of that, they are found in where small bronchioles हो गई, लार्ज स्मॉल ब्रोंकियोल्स में पाए जाते हैं, डीसीटी में पाए जाते हैं, डक्टलेट्स डक्ट में पाए जाते हैं। एंड कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन थायराइड फॉलिकल्स, जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, है ना? इसके अलावा पीसीटी में पाए जाते हैं, इसके अलावा डक्ट ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने डक्ट ग्लैंड, थायराइड फॉलिकल्स और डीसीटी का एग्जांपल दिया, ये तो आ गए सिंपल क्यूबॉइडल में। पीसीटी का जो मैंने एग्जांपल दिया था, ये आते हैं ब्रश बॉर्डर, यानी ब्रश बॉर्डर वाले क्यूबॉइडल में। एंड स्मॉलर ब्रोंकियोल्स का जो मैंने एग्जांपल दिया, ये आते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल में। तो मैंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम के टाइप्स के भी एग्जाम्पल बता दिए, सो दैट याद रहे आगे। ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर या इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं। पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स एंड दस हैव अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। या दिस इज वेरी ट्रू, ये एक लेयर ऑफ सेल्स से ज़्यादा लेयर्स के बने हुए होते हैं, इसीलिए इनका रोल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में भी बहुत कम ही होता है। या दिस इज ट्रू। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू, इनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में होता है। दे कवर द ड्राई surface ऑफ स्किन, मॉइस्ट surface ऑफ buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and pancreatic ducts. Yeah, this is also very true. So option number D is the correct, all of the above. Because compound epithelium is indeed composed of more than one layer of cells, which makes its primary function protection regarding rather than secretion or absorption. क्योंकि ये एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन जैसे छोटे कामों में, छोटा काम तो नहीं बोलेंगे सॉरी, मतलब फिर भी इनके जैसी इनकी संरचना है उस हिसाब से तो इन्हें प्रोटेक्शन में ही आइडल माना गया है। ऑप्शन ए कह रहा था दैट इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स एंड डज हैव अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा
यस इट इज ट्रू बिकॉज ऑफ इट्स मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। अगेन वही बात है। बी, इट इज द मेन फंक्शन टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम वेरियस स्ट्रेसेस इंक्लूडिंग केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज। ऑप्शन सी, दीज एपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड इन एरियाज रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन। जहाँ पर प्रोटेक्शन है वहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है, ये बात याद रहनी चाहिए। जैसे कि ड्राई सरफेस ऑफ स्किन हो गया, द मोस्ट लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी, फारिंग्स एंड द लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड द सेरेब्रल ग्लैंड्स एंड पेंक्रियाज। ये ऐसे एरियाज है जहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दैट्स वाई यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, ciliated simple columnar epithelium often contains dash which increase the surface area for secretion and absorption. Ciliated simple columnar epithelium tissue के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो कि secretion and absorption के लिए उनका surface area increase कर देता है? क्या flagella, collagen fibers, microvilla या all of these? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, जब अब एनिमल टिश्यू अगर तुमने वो वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि माइक्रोविलाई और जो सीलिया हमारा होता है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ही एपिथेलियम टिश्यू में बनाए गए हैं। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम ऑफन कंटेन्स माइक्रोविलाई व्हिच आर माइक्रोस्कोपिक सेल्युलर मेम्ब्रेन प्रोटीशनस दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सेक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सीलिया आर डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट फाउंड इन मूवमेंट एंड नॉट एब्जॉर्प्शन। सीलिया हालांकि माइक्रोविलाई से थोड़ा अलग होता है, हालांकि वो भी मूवमेंट का ही काम करता है, बट फिर भी वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा होता। एब्जॉर्प्शन सिर्फ माइक्रोविलाई ही कर रहे होते हैं, ये सीलिया का काम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, अ स्टूडेंट वाज गिवन अ सिंपल सैंपल ऑफ टिश्यू, ही ऑब्जर्व्स एंड कंक्लूड्स द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब एक स्टूडेंट है जिसको टिश्यू का एक सैंपल दिया हुआ है, उस सैंपल ऑफ टिश्यू को उसने ऑब्जर्व किया और कुछ फॉलोइंग कैरेक्टर्स है जो कि उसने एक्सप्लेन की। पहला, द सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, यानी कि जो उसने सेल देखे वो सारे के सारे सिंगल लेयर के थे और वो टॉल थे, यानी कि कुछ इस तरीके से ये सिलेंडर सिलेंडर सेल्स हो गए, साथ में टॉल भी हो गए। दूसरा उसने देखा देयर न्यूक्लिया आर लोकेटेड एट द बेस, यानी उन सब के न्यूक्लियस जो थे वो बेस पे ही लोकेटेड थे, कुछ इस तरीके से। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, उनकी जो फ्री सरफेस थी उन पे माइक्रोविलाई थे, यानी कि अब मेरे सिलेंड्रिकल सेल्स तो हैं बट कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के साथ, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये स्टमक और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और क्या काम कर रहे होते हैं लाइनिंग का। दे हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में भी पाए जाते हैं, हेल्प करते हैं मतलब। सो बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स आइडेंटिफाई द एपिथेलियम, इन सारे फीचर्स के बेसिस पर बताओ ये कौन सा एपिथेलियम टिश्यू है। कंपाउंड एपिथेलियम है, कॉलमनार एपिथेलियम है, स्क्वेमस एपिथेलियम है या ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। सो इसका आंसर है दैट इट इज कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। आंसर नंबर बी, columnar epithelium tissue. The characteristics described in the problem all point to columnar epithelium. The cells are tall and slender, इनकी nuclei base पे located है, they are found in the lining the stomach and intestine. इनका primary function secretion और absorption का होता है, which is often aided by macrovilli on the free surface. Now, question number 11. Read the following statement and answer the question. It is made up of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. यानी सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स है और इरेगुलर बाउंड्रीज है, मे बी कुछ इस तरीके से। ये इरेगुलर बाउंड्रीज है, ये इनके न्यूक्लियस। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, ये ब्लड वेसल्स में और एयर सैक ऑफ लंग में पाए जाते हैं। दे आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। So, based on these statements, which of the following characteristics of tissue is being described by the above statement? स्क्वैमस एपिथेलियम की बात हो रही है यहाँ पर, कॉलमनर एपिथेलियम की बात हो रही है, सीलिएटेड एपिथेलियम की या कंपाउंड एपिथेलियम की, किसकी बात हो रही है?
सो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की यहाँ पर बात हो रही है, अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था इसी के ऊपर। तुम फ्लैट सब से भी समझ सकते हो कि स्क्वैमस एपिथेलियम की बात हो रही है। द स्टेटमेंट डिस्क्राइब स्क्वैमस एपिथेलियम पता है, क्योंकि इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज, पता ही है। विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। अरे भाई, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि ये सिंगल थिन लेयर का बना हुआ है, जिनमें इसकी कुछ इस तरीके से इरेगुलर बाउंड्रीज है ना। Now, these cells are indeed found in locations where diffusion occurs rapidly, such as the walls of blood vessels and the air sacs of lungs. Their primary function is these locations in the form of thin diffusion boundary, allowing for efficient exchange of substances like gases. Now, question number 12. Match the epithelial tissue given in column 1 with its location where given in column 2 and choose the correct option. ठीक है। सो क्या करना है यहाँ पर, हमको कॉलम नंबर 1 दिया है जिसमें एपिथेलियल टिश्यू है, और कॉलम नंबर 2 में दी हुई है उनकी लोकेशन। अपने को इन चीज, तो सबसे पहले देखेंगे एपिडर्मिस ऑफ स्किन में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। सो एपिडर्मिस ऑफ स्किन में पाया जाता है केराटिनाइज स्क्वायर, यानी कि भाई साहब ई का तो 1 हो गया है, ठीक है। उसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में क्या पाया जाता है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में पाया जाता है स्क्वामस एपिथेलियम, यानी कि डी का 2 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी एंड ई। ई का हो गया 1, डी का हो गया 2, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ गैल ब्लैडर, इनर सरफेस ऑफ गैल ब्लैडर में क्या पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, तो ए का हो गया 3। नाउ द इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग में क्या पाया जाता है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, तो बी का हो गया 4। एक बच्चा 5th लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट, वो आ गया सी की झोली में। सो इनमें से सारे ऑप्शन में से देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए का 3 बन रहा हो, बी का 4 बन रहा हो, सी का 5th बन रहा हो, डी का 2 बन रहा हो और ई का 1। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी विच इज ए का 3, क्योंकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम गैल ब्लैडर की इनर सरफेस पे पाया जाता है, बी का 4। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होता है, गैल ब्लैडर की इनर सरफेस पे। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग का काम कर रहा होता है, मतलब इनर लाइनिंग पे होता है। कॉलमनर एपिथेलियम वही इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पर होता है, स्किन की एपिडर्मिस की लेयर में। क्वेश्चन नंबर 13, match the epithelial tissue given in column number 1 with its location given in column number 2 and choose the correct again option। सो यहाँ पर हमको दे रखे हैं ग्लैंड्स के नाम और हमें उनकी लोकेशन मैच करनी है। सो पहला लोकेशन देखते हैं, दे हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम टेकिंग लीकिंग क्रॉस अ ट्रिप, यानी कि ये वो ग्लैंड है जो कि सब्सटेंसेस को रोकता है टिश्यू के बीच में लीक होने से। जाहिर सी बात है ये काम टाइट जंक्शन का है, क्योंकि चीज टाइट होती है तभी तो लीक नहीं करेगी ना। सेकेंड लोकेशन, हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, यानी कि हॉर्मोन सीधा यहाँ पर सिक्रीट किए जाते हैं फ्लूइड में ही। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। इंडोक्राइन ग्लैंड तो वो ग्लैंड है जो कि सीधा ब्लड स्ट्रीम में ही अपनी सिक्रेशन करते हैं। अभी पीछे हमने क्वेश्चन भी करा था इसी के रिगार्डिंग। नाउ दे परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, यानी कि ये सीमेंटिंग का काम कर रहे हैं, नाम से ही पता लग रहा है। अदरिंग जंक्शंस सिक्रिएट म्यूकस सलाइवा ऑयल ईयर वैक्स मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। ये वो ग्लैंड है जो कि म्यूकस सलाइवा ऑयल ईयर वैक्स मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट को सिक्रीट करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों, और हाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड नहीं होते। वो तुम खुद ही देखो हमारी बॉडी से म्यूकस भी कैसे और डक्ट के थ्रू ही सिक्रीट होता है, और ईयर वैक्स जो है वो भी तो डक्ट के थ्रू ही सिक्रीट होती है। सो एक्सोक्राइन डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं और एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टर्म्स दे रखे थे जिनकी हमें लोकेशन फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली। जो हमारी 1 वाली लोकेशन थी यानी जो एक्सोक्राइन है
वो एक्सोक्राइन की लोकेशन मैच हुई है 4th वाले से, एंडोक्राइन की लोकेशन मैच हुई है 2 वाले से, और जो टाइट जंक्शंस है उनकी लोकेशन मैच हुई है 1 वाले से, एंड जो हमारी अधरिंग जंक्शंस है उनकी लोकेशन मैच हुई है 3rd वाले से। सो कोई ऑप्शन ऐसा सामने है, ऑप्शन नंबर ए। ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट प्रोडक्ट्स सच एज म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, एवेक्स, पता ही चल गया होगा। Endocrine glands secrete hormones directly into the surrounding into blood from the gland from where they diffuse into the bloodstream. BCA2 टाइट जंक्शंस जो होते हैं जो कि एडजेसेंट सेल्स के बीच में टाइट उनको रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि भाई टिश्यू के बीच में सब्सटेंस की लीकेज ना हो जाए, तो वहाँ पर टाइट जंक्शंस का काम होता है। तो सी का वर्क एदरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और एदरिंग जंक्शंस जो होते हैं ये किस चीज़ का काम करते हैं? ये काम करते हैं सीमेंटिंग का। 2 सेल्स के बीच में, जो 2 सेल्स होते हैं, इनके बीच में जो सीमेंट होता है, उस सीमेंट का काम एदरिंग जंक्शंस का होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल जंक्शंस इज और आर करेक्ट? यहाँ पर हमें सेल जंक्शंस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बतानी है इनमें से कौन सी करेक्ट है। टाइट जंक्शंस हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। ये तो बिल्कुल ट्रू है, अभी पीछे ही पढ़ाएंगे। टाइट जंक्शंस जो है सब्सटेंसेस को लीक करने से रोकते हैं क्रॉस द टिश्यू, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है एदरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नैबिंग सेल्स टुगेदर। ये भी पीछे पढ़ रखा है, बिल्कुल ट्रू है। गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। दिस इज आल्सो वेरी ट्रू। जो गैप जंक्शंस होते हैं ये सेल के बीच में तो उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में आयंस की ट्रांसफर और साथ ही साथ में स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कभी कभार बिग मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर भी हो जाती है। सो बेसिकली देखा जाए तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वही बोला मैंने, ऑल द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड रिगार्डिंग सेल जंक्शंस आर करेक्ट। क्यों? बिकॉज टाइट पहला ही स्टेटमेंट क्या था, टाइट जंक्शंस के ऊपर था, वो हमने भी पढ़ लिया। दूसरा स्टेटमेंट अदरिंग जंक्शंस के ऊपर था, वो भी हमने पढ़ लिया। रही बात गैप जंक्शंस की, तो देख फॉर्म चैनल्स टू है कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स। अभी हमने इसका भी पढ़ा था एग्जाम, प्लाज्मोडेस्माटा। अभी हमने इसका प्लाज्मोडेस्माटा एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था कि प्लाज्मोडेस्माटा भी क्या था, एक चैनल ही तो था जो कि सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन ट्रांसफर का काम कर रहा होता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अ स्टूडेंट वाज गिवन अ सैंपल ऑफ 2 टिश्यूज। एक स्टूडेंट है जिससे 2 टिश्यू का सैंपल दे रखा है। ही ऑब्जर्व द टिश्यू अंडर द माइक्रोस्कोप और उनकी फिगर्स बनाए। अब ये रही फिगर नंबर 1 और ये रही फिगर नंबर 2। अब इन दोनों फिगर्स के बेसिस पे यू गाइस हैव टू टेल, आइडेंटिफाई करना है कि 1 क्या है और 2 क्या है। तो अगर तुम फिगर नंबर 1 को देखो तो यहाँ पर तुम ये देख सकते हो कि यहाँ पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है जो कि सीलिया लग रही है। साथ ही साथ में ये कितने कॉलमनार सेल्स नहीं लग रहे। तो चलो पहली वाली इमेज तो क्लियर हो गई। पहली वाली इमेज क्या है? कॉलमनार सेल्स वाली, कॉलमनार सेल्स विद सीलिया। नाउ मूविंग ऑन टू द फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 को अगर तुम यहाँ पे देखो तो फिगर नंबर 2 में तुमको ये गॉबलेट सेल जैसा नहीं लग रहा? डिपिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? साथ ही साथ में ये एक सिंगल आइसोलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं लग रहा? तो ये वही हो गया। So figure number 1 is columnar cells with cilia and figure number 2 is unicellular glandular epithelium, which is option number A, correct. Figure 1 shows epithelial cells that are taller than they are wide. Columnar हमने ऐसे पता लगा लिया। Hair like projections थी, हमने cilia पता लगा लिया। Figure number 2 डिपिक्ट कर रहा है एक सिंगल आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल जो कि यूनिसेल्युलर ग्लैंड यानी कि एक स्पेसिफिकली बोले तो गॉबलेट सेल का डायग्राम दिखता था। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। पहला है इनर लाइनिंग ऑफ, मतलब हमें यहाँ पे पेयर दे दिया है और हमें मैच करना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। पहला है इनर लाइनिंग ऑफ सैलिवरी डक्ट्स मैचेस टू सीरिएटेड एपिथेलियम। नो, दिस इज नॉट ट्रू। सरफेस ऑफ बकल कैविटी, वहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखने के लिए मिलता है। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। यहाँ पर भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं होता।
ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने के लिए मिलता है। या दैट्स ट्रू। मैंने अभी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जब तुमको एग्जांपल्स दिखाए क्वेश्चन में, तो मैंने बताया दैट क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होती है, उसके एग्जांपल में हम लोग डीसीटी एंड पीसीटी के बारे में पढ़ते हैं। डीसीटी पीसीटी क्या है? नेफ्रॉन्स की ट्यूब ही तो है। यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों मिलता है? बिकॉज यहाँ पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम ज्यादा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पे यही काम करता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है inner surface of bronchioles matches to squamous epithelium. No, this is also not true. तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Explanation is the cuboidal epithelium is present in the tubular parts of the nephrons, specifically the proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. The cells are cube-shaped and often form microvilli to increase the surface area for absorption and secretion. Now, question number 17 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन, यानी कि यहाँ पे मैं टिश्यू दे रखी है और उनकी लोकेशन दे रखी है, बताओ कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड है। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक में मौजूद होता है? नो, लाइनिंग ऑफ स्टमक में तो कॉलमनर एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल थोड़ी होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम नोज टिप में होता है? नो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो टिश्यू है जो कि जब स्ट्रेचिंग जहाँ पर हो रही होती है वहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू का काम होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात नर्व टिप बनी हुई किसकी होती है? कार्टिलेज की तो बनी है ये। एरियोल टिश्यू में टेंडन्स होते हैं? नो, मतलब एरियोलर टिश्यू टेंडन्स जहाँ पर होते हैं वहां पर होता है? नो, दैट्स नॉट ट्रू। एरियोलर टिश्यू तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है और टेंडन तो खुद डेंस इरेगुलर वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका पार्ट है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, है ना? ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट ट्रू। वजह क्या? ए, स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में मौजूद। सो एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो वही है आंसर नंबर ए, स्मूथ मसल्स इज कहाँ पे लोकेटेड होती है? इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। Small muscle is found in the walls of visceral organs like the intestine, where its involuntary contractions move help to move food along the digestive tract. ठीक है, और एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है जो कि स्किन में पाया जाता है, टेंडन्स में नहीं। टेंडन्स आर द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइंस ऑर्गन दैट नीड्स टू स्ट्रेच, यानी कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइंस वहाँ टिश्यू वहाँ पर होता है जहाँ पर स्ट्रेचिंग की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर। नोज टिप में नहीं, क्योंकि नोज टिप तो वैसे भी कार्टिलेज की बनी हुई है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में होता है, डक्ट्स ऑफ लेंस में होता है, जबकि लाइनिंग ऑफ स्टमक में कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सीरिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। In humans, these cells are mainly present in basically ciliated epithelial cell का यहाँ पर जो कि पता ही ciliated नाम से ही पता चल रहा है that ये particles को मूव करने में ना स्पेसिफिक डायरेक्शन काम किए जाते हैं। ह्यूमंस में ये सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? माइल्ड डक्ट्स एंड ब्रोंकियोल्स में, फैलोपियन ट्यूब्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट में, यूस्टेशियन ट्यूब और सैलिवरी डक्ट में, या फिर ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा है। सो ऑप्शन नंबर टी, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, आंसर नंबर डी, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड ऑफ माइक्रोविला इज फाउंड इन, यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, वो भी कौन से? ये ब्रश बॉर्डर्ड वाले, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स की डक्ट में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में, यूस्टेशियन ट्यूब में, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, कहाँ पर ये पाए जाएंगे? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सो इसका आंसर होने वाला है, हमने पीछे इसके एग्जांपल मैंने लिखवा दिए थे, विच इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, नंबर बी। ठीक है, मैंने जब एपिथेलियम टिश्यू वाला भी क्वेश्चन करवाया क्यूबॉइडल वाला, उसमें मैंने एग्जांपल बता दिए थे, एक बार रिवीजन भी हो गया। सो
क्वेश्चन नंबर 20 इज मास्ट सेल्स आर एसोसिएटेड विद, जो मास्ट सेल्स होते हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के साथ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ, या फिर न्यूरल टिश्यू, मतलब मास्ट सेल्स इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ये दोनों तो ग्लैंड्स है भाई, इनमें तो मास्ट सेल्स का कोई काम नहीं है। न्यूरल टिश्यू में मास्ट सेल्स का कोई काम नहीं है। बचा क्या? एरियोलर टिश्यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरियोलर टिश्यू। हाउ? दैट्स हाउ mast cells are a type of immune cell that are found in areolar connective tissue। ये एक टाइप के immune cells होते हैं जो कि सिर्फ areolar connective tissue में ही मिलते हैं। A loose connective tissue that is widely distributed in the body, they play a crucial role in the inflammatory response and allergic response by releasing mediators such as histamine and heparin। ये mast cells क्या सिक्रीट करते हैं? हिस्टामिन को सिक्रीट करते हैं, और साथ में क्या सिक्रीट करते हैं? हेपारिन को सिक्रीट करते हैं। इनकी इसी सिक्रेशन की वजह से जब हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती है तो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी क्रिएट करती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है एलर्जिक रिएक्शन जब हो रही होती है। नाउ इसी वजह से ये एक टाइप के इम्यून सेल भी है, और जो कि कहाँ पे मिलते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द ओनली टाइप ऑफ सेल सीन इन द टेंडन इज। टेंडन में इनमें से कौन सा टाइप का सेल देखने के लिए तुमको मिलता है? मसल फाइबर्स देखने के लिए मिलते हैं, रेटिकुलर सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, कोलेजनस सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, या फिब्रोब्लास्ट? पता चल गया होगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फिब्रोब्लास्ट। हाउ? बिकॉज टेंडन्स आर अ टाइप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होते हैं दैट प्राइमरली कनेक्ट मसल टू बोन, है ना। एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। जो कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है डेंस वाला, उसके दो पार्ट होते हैं, टेंडन होता है और दूसरा होता है लिगामेंट। तो इनमें से जो टेंडन होती है, ये टेंडन मसल टू बोन अटैच्ड होती है, मसल से बोन की तरफ। और जो लिगामेंट होती है, ये लिगामेंट अटैच्ड होती है बोन टू बोन, ठीक है। सो द मेन सेल टाइप फाउंड विद इन टेंडन इज द fibroblast। These cells are responsible for synthesizing the extracellular matrix, which is predominantly made up of collagen fibers। Collagen fibers का बना हुआ मैट्रिक्स होता है। Muscle fibers are found in muscle tissue, which reticular cells and collagenous cells are different type of cells found in the other connective tissue। Now we are going question number 2 की तरफ। Tendons and ligaments are the examples of what? किसके एग्जाम्पल है ये? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के, एडिपोज टिश्यू के, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के, या लूज कनेक्टिव टिश्यू के? अभी अभी बात करी है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। फिर से पेयर दिए हुए हैं, फिर से उन्हें करेक्टली मैच करने हैं, ठीक है। सो पहला पेयर है टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। सो दिस इज नॉट ट्रू, ये कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, टेंडन तो डेंस वाले हैं, है ना। सेकेंड ऑप्शन एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, दो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। एरियोलर टिश्यू ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, या दैट इज ट्रू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू। तो ये एडिपोज लूज का पार्ट है, ना कि डेंस का, और ये एरियोलर लूज का पार्ट है, विच इज करेक्ट। कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होते हैं? नो, कार्टिलेज आर द पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल, सॉरी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। याद है ना, कनेक्टिव टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं, डेंस, लूज एंड स्केलेटल। डेंस में आता है टेंडन और लिगामेंट, लूज में आते हैं एडिपोज और एरियोलर, और स्केलेटल में आता है कार्टिलेज और बोन्स, ठीक है। फिर ये स्पेशल मतलब कार्टिलेज स्केलेटल का तो पार्ट है, बट ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू किसका पार्ट है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि एक बार टॉपिक को रिवाइज करके आना और वीडियो को देख करके आओ।
ठीक है, तो इसका आंसर है यही ऑप्शन नंबर सी, एरियोलर टिश्यू विच इज कनेक्टेड टू लूज कनेक्टिव टिश्यू। हाउ? बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी कौन सा लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही एक टाइप है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द longitudinal channels in the long bones are ऑप्शन नंबर ए वॉकमैन्स कैनाल्स, हवर्शियन कैनाल्स, फ्यूस्टेशन कैनाल्स या बेट्रोएट्रियल कैनाल्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स की बात हो रही है तो मतलब हैवर्शियन कैनाल्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हैवर्शियन कैनाल्स आर द लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स फाउंड विद इन द कॉम्पैक्ट बोन ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होती है उनमें होती है ये। दे कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ बोन मैट्रिक्स और लैमेले, है ना। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो किस तरीके का होता है कि ये रही हमारी हेमोशल कैनाल जिसके अंदर प्रेजेंट है हमारी ब्लड वेसल्स, एंड ये सराउंडेड होती है बाय, ये जो मैं रिंग बना रही हूँ, इन रिंग को बोलते हैं लैमेले। ये इन लैमेले से सराउंडेड होती है। ठीक है, और इन लैमेले में प्रेजेंट होती है इस तरीके से ये लैक्यूने। ये क्या बना रही हूँ मैं? लैक्यूने। ठीक है, ये लैमेले आखिर है क्या? ये लैमेले जो है ये कुछ नहीं है, ये बोन्स मैट्रिक्स है जो कि रिंग्स की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैमेले से सराउंडेड है हमारी हैवर्शियन कैनाल, दिस इज हैवर्शियन कैनाल, एंड ये हैवर्शियन कैनाल के अंदर मौजूद है ब्लड वेसल्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू के 3 बेसिक कंपोनेंट्स तुमको बताने हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज ग्राउंड सब्सटेंस सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो यही कट गया। कार्टिलेज इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स एंड सीरम। नो, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। सेल्स, प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस, दिस इज द ट्रू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। The 3 basic components of connective tissue are cells, protein fibers, and ground substances. Together, the protein fibers and ground substances make up the extracellular matrix. Protein और fibers और ground substances मिलकर के extracellular matrix बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन प्लस ग्राउंड सब्सटेंस इज इक्वल टू मैट्रिक्स। ठीक है, which is a non-living material that surrounds the cell. The most common type of cell is fibroblast, which is responsible for producing the fibers and ground substances. The most common type of cell है वो है fibroblast, क्यों? क्योंकि ये फाइबर भी प्रोड्यूस करता है एज वेल एज ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द मेजर फंक्शंस ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड, यानी कि अब मेजर फंक्शन बताता है। So option number A is occupying spaces between organs and supporting. Yeah, this is true. ये function करते हैं. Supporting and surrounding blood vessels and nerves. This is also true. Cushioning organs, restoring lipids and facilitating diffusion. Yeah, this is also true. So all of the above are correct. So option number D is the correct answer. Here's the explanation. You can read it. Now अब हम बात करेंगे question number 27 की. Match the types of connective tissue given in column 1 with their examples given in column 2 and choose the correct option. वही कॉलम 1 में दे रखे हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप और एग्जाम्पल कॉलम 2 में दे रखे हैं उनके एग्जाम्पल, अपने को इनको मैच करना है। तो ए को, बी को, सी को एंड डी को हम मैच करते हैं। ठीक है, नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू इनमें से कौन सा है तुमको बताओ मुझे देख करके, वीडियो को पॉज करके। लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है यहाँ पर। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर है? फिब्रो मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है फिब्रोप्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स। देखकर ही पता चल गया, तो ए का तो हो गया 4। ठीक है, डेंस रेगुलर टिश्यू पीछे पढ़ लिया है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, तो इसका हो गया 1। डेंस इरेगुलर टिश्यू वही कहाँ पे पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्किन, सो इसका हो गया 2। नाउ जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है ये इसके एग्जाम्पल है, ये कार्टिलेज लिखा हुआ है, कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में यही होता है।
सो डी का हो गया थर्ड। अब कहीं पर ये ऑप्शन है जहाँ पर ए का 4 हो, ए का 4 कहाँ पर है? ए का 4 यहाँ पर है, या इन ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। फिर बी का 1 इस वाले में, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे मैच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आंसर यही मिल गया। सी का 2, डी का 3, बट हमें सारे मैच करके समझने थे। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी एरियोलर टिश्यू कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स। यहाँ से हमें पता चला कि ए का 4 है, ठीक है। डेंस इरेगुलर टिश्यू फॉर्म्स स्ट्रक्चर्स लाइक टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। यहाँ से हमें पता चला कि बी का 1 है। डेंस इरेगुलर टिश्यू स्किन में पाया जाता है, यहाँ से हमें पता चला कि सी का 2 है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड आता है, यहाँ से हमें पता चला कि डी का 3 है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is involved in the production of new blood cells? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नए ब्लड सेल्स बनाने के प्रोडक्शन में यूज होता है? एडिपोज सेल, बोन मैरो, लिवर या फिर मैट्रिक्स? तो पता चल गया होगा, ब्लड सेल्स यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो में ही तो ब्लड की फॉर्मेशन भी होती है। सो बी इज द करेक्ट। ब्लड cells are produced in the bone marrow from hematopoietic stem cells in a process called hematopoiesis. hematopoiesis एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए ब्लड बनता है। The marrow is a tissue found in the central cavity inside most bones in the body. Adipose cells store fat. The liver has इसके अलावा ये जो adipose cell है ये तो फैट स्टोरेज के काम आता है भाई साहब, है ना। ये ब्लड सेल्स थोड़ी ना प्रोड्यूस करता है। And the matrix is a So moving on to the next question which is question number 29. Question number 29 कह रहा है which of the following statement is or are correct? So पहली स्टेटमेंट है लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स फिब्रोप्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। या दिस इज ट्रू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के पास फिब्रोप्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स होते हैं। एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ डिफेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। नो दिस इज नॉट ट्रू। पहली बात तो एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट ही नहीं है। थर्ड, tendons and ligaments are example of dense irregular connective tissue. No, they are not. Tendons और ligaments dense regular connective tissue का पार्ट है, irregular connective tissue का नहीं। Cartilage, bones and blood are not various types of specialized connective tissue. ये cartilage, bones और blood तो specialized connective tissue के पार्ट होते हैं ना। So yeah, this statement is also wrong. So option number A is correct, only one. Loose connective tissue contains fibroblasts, macrophages and mast cells. This statement is correct. These cells are typical components of areolar यानी कि loose connective tissue which is found beneath the skin. Now question number 30. Which of the following types of connective tissue is mismatched with its matrix? यानी कि कौन से इनमें से mismatched है अपनी मैट्रिक्स के साथ? तो एक साइड में हमें कनेक्टिव टिश्यू दे रखे हैं, उसी साइड में उनका मैट्रिक्स दे रखा है, बताना मुझे कौन सा मिसमैच है, ठीक है। तो सो पहला ऑप्शन है एरियोलर के पास लूजली इम्पैक्ट मैट्रिक्स और प्रोटीन फाइबर्स होता है। या दिस इज ट्रू, होता है। बोन के पास मिनरलाइज मैट्रिक्स होता है। या दिस इज ऑल्सो ट्रू। कार्टिलेज के पास हाईली वेस्कुलर मैट्रिक्स होता है। नो दिस इज नॉट ट्रू। कार्टिलेज जो है वो ए वेस्कुलर है, तो वो हाईली वेस्कुलर अचानक से कैसे हो जाएगी भाई? तो ये ऑप्शन गलत है। ब्लड के पास लिक्विड मैट्रिक्स होता है। या दिस इज ट्रू। तो हमें मिसमैच को आइडेंटिफाई करना था, मतलब जो कि गलत है, तो गलत हमें दिख गया विच इज ऑप्शन नंबर सी। So cartilage is a type of connective tissue that is characteristically avascular, meaning it lacks blood vessels. It receives nutrition to diffuse it. The other options are correctly matched. Areolar के पास loosely packed matrix है, bone के पास mineralized matrix है और blood के पास liquid matrix है. Now question number 31. Which one of the following is the most abundant protein in the animals? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि एनिमल्स में बहुत ज़्यादा abundant है? दिख रहा है which is collagen. Option number A. Collagen is the most abundant protein found in animals. It is a key structural protein that provides strength and support to various connective tissue like skin हो गई, bones हो गई, tendons हो गए, cartilage हो गए. इनको स्ट्रेंथ देना और सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम कोलेजन का होता है, मेकिंग अप अबाउट 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन इन द बॉडी। और ये हमारी बॉडी में जितना प्रोटीन होता है उसका 30% कोलेजन ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32।
द इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स ऑफ द गिवन फिगर इज सॉलिड। यानी कि ये जो हमें फिगर दे रखी है, इसका इंटरसेल्युलर मटेरियल जो है वो सॉलिड है एंड रेसिस्ट कंप्रेशन, और कंप्रेशन नहीं है। आइडेंटिफाई करना है इस फिगर को और लेबल करना है हमें ए को और बी को। ये ए, तो सबसे पहले तो ये फिगर किस चीज़ की दिख रही है, कार्टिलेज की दिख रही है कि बोन्स की दिख रही है? तो इंट्रासेल्युलर मटेरियल है, सॉलिड है, कंप्रेशन रेसिस्ट कर रहा है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक से ही पता लग जाता है कि भाई साहब ये फिगर जो है ये है कार्टिलेज की। सो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो यहीं पर ही कट गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई होगा। अब अगर मैं इस ए को देखूं तो ये ए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोलेजन। फिगर देखी होगी तो पता ही होगा कोलेजन है ये। और ऑप्शन नंबर बी है कॉन्ड्रोसाइट। कैसे? क्योंकि ये कॉन्ड्रोसाइट ही है जो कि कोलेजन फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द इमेज प्रोवाइड इज ऑफ कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू की है ये इमेज, क्यों? क्योंकि कार्टिलेज टिश्यू ही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सॉलिड भी है, कंप्रेसिबल भी है और इंटरसेल्युलर मटेरियल भी है। लेवल ए यानी कि जो ये वाला पार्ट है, ये अपने को क्या दिख रहा है? कोलेजन। ठीक है, विद इन द मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स में तैर रहा है। लेवल बी जो है वो दिख रहा है स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स ही हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें कोलेजन फाइबर्स भी आते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। So, in the given diagram of areolar connective tissue, the different cells and parts have been marked. यानी कि ये डायग्राम अब देखो, अब यहाँ पे साफ स्पेसिफिकली लिखा है कि ये डायग्राम जो है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। इसमें हमें ए बी और सी, ये सी है यहाँ पर, ये मार्क करने के लिए दिया हुआ है। चूज द आंसर, इन आंसर्स को मतलब ऑप्शन में से चूज करना है इनके अल्फाबेट से, और इसको करेक्टली मैच करना है विद द पार्ट्स एंड द सेल्स दे इंडिकेट। तो पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो डी हमको दिख रहा है, ये डी, दिस डी साफ साफ दिख रहा है। ये डी क्या है? दिस डी इज मास्ट सेल। इसके अलावा हमको यहाँ पे बी भी दिख रहा है। ये बी क्या है? दिस बी इज कोलेजन फाइबर। ठीक है, ये बी क्या है? एक कोलेजन फाइबर है। ये सी, ये सी भी हमको दिख रहा है जो कि क्या है? माइक्रोफिलामेंट। अगर तुमने फिगर को स्टडी किया होगा, फिगर स्टडी कर करके आए हो तो दिख रहा होगा दिस इज माइक्रोफिलामेंट। बचा ए, ये ए क्या है? दिस ए इज मैक्रोफैज। क्या है? मैक्रोफैज। तो कोई एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी कर रहा है? ए मैक्रोफैज है तो एडिपोसाइट, ये ऑप्शन तो कट गया। बी कोलेजन फाइबर है तो ये ऑप्शन तो कट गया। सी माइक्रोफिलामेंट है तो ये देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, और ये बता भी रहा है कि डी मास्ट सेल्स है। ठीक है, तो एलिमिनेशन के मेथड के थ्रू हमने पता लगा लिया दैट इस वाले क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, विच इज ए है मैक्रोफैज, बी है कोलेजन फाइबर, सी है माइक्रोफिलामेंट एंड डी है मास्ट सेल्स। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड 34 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द फिगर्स 1 एंड 2। बताओ ये फिगर 1 किसकी है और बताओ ये फिगर 2 किसकी है यहाँ पर? तो फिब्रोप्लास्ट दिख रहा है, कोलेजन फाइबर दिख रहा है और मैट्रिक्स दिख रहा है फिगर नंबर 1 में मुझको। और मुझे सबसे बड़ी बात ये भी दिख रही है कि ये सब चीज़ें जो है ये आपस में पैरेलली अरेंज्ड है ना? यानी कि देख सकते हो कितना पैरेलली, कितना खूबसूरत तरीके से अरेंज्ड करे हुए हैं सारे फिब्रोप्लास्ट आपस में, हैं? कोलेजन फाइबर्स के साथ। बट अगर मैं फिगर 2 में देखूँ तो ये चीज़ अनपैरेलली अरेंज्ड दिख रही है, व्हिच इज़, अब तुम मुझे बताओ कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें पैरेलली और अनपैरेलली अरेंज्ड के बारे में बताया जाता है? दैट इज डेंस। जो डेंस रेगुलर टिश्यू है, रेगुलर वाला, उसमें तुम देखोगे पैरेलली अरेंज तुमको चीजें दिखेंगी, है ना? और वहीं पर जो इनरेगुलर वाला डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसके अंदर तुमको अनपैरेलली चीजें अटैच्ड अरेंज दिखेंगी। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, सामने ही दिख गया। ऑप्शन नंबर ए, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक्सप्लेनेशन इज दिखी गई होगी। ओके, नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35, द फाइबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर fusiform एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशंस। इनमें से कौन सा मसल का फाइबर है
क्योंकि फसिफॉर्म होता है और उसमें कोई भी स्ट्राइएशन यानी कि वो नॉन स्ट्राइएटेड मसल है। कौन सी है इनमें से? स्केलेटल मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, बोथ ए एंड बी है, या फिर स्मूथ मसल्स है? So, smooth muscles is the answer. Option number D. Because smooth muscles fibers are fusiform यानी कि ये स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती है. They are involuntary muscles found in the walls of internal organs like stomach, intestine and blood vessels. ठीक है. Now question number 36. Intercalated discs are the communication junctions between the cells of. Intercalated disc इनमें से किन के सेल्स में, किन मसल्स के सेल्स में पाई जाती है, ये बताना है. कार्डियक मसल्स में, स्ट्राइप्ड मसल्स में, एडिपोज वाले में, या फिर नर्व एंड स्ट्राइएटेड में? तो सबसे ऊपर ही दिख गया होगा कार्डियक मसल्स. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. इंटरकलेटेड डिस्क आर स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शंस फाउंड एक्सक्लूसिवली इन कार्डियक मसल सेल्स. कार्डियक मसल सेल्स में ये देखने के लिए मिलते हैं. अगर मैं इनका डायग्राम भी बनाऊँ इसका कार्डियक मसल्स का, तो कुछ इस तरीके का बनता है. लाइक इस तरीके की होती है और इस तरीके से ये अरेंज्ड होती है. ठीक है. दिस सारे दे आर अरेंज्ड और इनके बीच में ये वहां पर प्रेजेंट होती है इंटरकैलेटेड डिस्क. ठीक है. सो दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. कार्डियक से ही पता चलता है कार्डियक मसल्स कहाँ पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following statements are correct about muscle tissue? Muscle tissue के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? So, each muscle is made up of very long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. Yeah, this is true. Muscle fibers contract करती है तो छोटी हो जाती है, रिलैक्स करती है तो लेंथन हो जाती है और फिर वापस से अपनी अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाती है. या ट्रू. Muscle plays an active role in all movements of body. This is the very true. तो ऑप्शन नंबर डी is the correct, all of the above. Now, question number 38. Smooth muscles are वॉलेंटरी होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, क्या मतलब ऑप्शन दे रखे हैं. सो दे आर, सबसे पहले तो स्मूथ मसल्स होते हैं इनवॉलेंटरी. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही कट गए. सेकंड, ये स्पिंडल शेप्ड के होते हैं ना कि सिलेंड्रिकल. ठीक है. कुछ इस तरीके की शेप्ड होती है ना इनकी, और बनाओ तो ये रहा इनका न्यूक्लियस. तो इस तरीके की शेप होती है ना इनकी. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं. मतलब इनवॉलेंट्री का मतलब कि हम इनकी मूवमेंट अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 38. ओके. सो अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 39. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन. दे हैव अ, मतलब इन स्टेटमेंट्स को रीड करके आंसर ले लें. दे हैव अ, पहली बात तो आंसर किस चीज का देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय स्टेटमेंट. यानी स्टेटमेंट हमको ऊपर दे रखी है और हमको बोला है इनमें से बताओ किस टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पर. तो दे हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स. यानी इनका ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर का बना हुआ है और ये हार्ड और नॉन प्लायबल है. ठीक है. द सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू ऑर्गन्स. ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करते हैं किसके लिए? सॉफ्टवेयर टिश्यू और ऑर्गन्स के लिए. इसमें ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं कौन सी स्पेसिस में? लेक्यूने में. दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच्ड भी होते हैं जिनसे उनकी मूवमेंट भी हो पाती है. तो यहाँ पे किस टिश्यू की बात की जा रही है? नाम ऑस्टियोसाइट्स आ गया है, कैल्शियम सॉल्ट की बात हो रही है, बच्चा भी जानता है किसकी बात है? बोन्स की. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. द स्टेटमेंट प्रोवाइड डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोन टिश्यू. क्योंकि बोन के पास ही हार्ड और नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैल्शियम सॉल्ट में रिच्ड होते हैं और कोलेजन फाइबर्स में, जिससे कि रिजिडिटी और स्ट्रेंथ मिलती है बोन्स को. ये बाकी सारे इसके फंक्शंस ये रहे लिखे. दे फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यूज एंड वाइटल ऑर्गन्स.
इनके पास लिविंग बोन सेल्स जो जिनको ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, ये माइक्रोस्कोपिक स्पेसेस यानी लैक्यूने में प्रेजेंट होते हैं। मसल अटैच टू बोन्स वाया टेंडन्स, यानी कि मसल जब बोन्स के साथ अटैच्ड होती है ना? किसके ज़रिए? टेंडन्स के ज़रिए, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ये। एंड देयर इंटरैक्शन अलाउज फॉर बॉडी मूवमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज बीइंग डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट, यानी ये फिर से अगेन स्टेटमेंट दे रखी है और तुमको बताना है इनमें से किस मसल टिश्यू की बात हो रही है। दीज मसल फाइबर्स टैपर एट बोथ एंड्स एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, यानी कि ये अनस्ट्राइएटेड है, ये कोई स्ट्राइएशन नहीं दिखा रहे हैं। The wall of internal organs such as the blood vessels, stomach and intestine contains this type of muscle tissue, यानी कि जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल होती है वहाँ पर ये टाइप के टिश्यू देखने के लिए मिलते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री, अच्छा इनवॉलेंट्री भी है क्योंकि हम इनकी फंक्शंस को खुद नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, तो जितने भी तीनों मसल फाइबर्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही मसल फाइबर ऐसी है जिसके अंदर कोई स्ट्राइएशन देखने के लिए नहीं मिलती है, विच इज स्मूथ। अनस्ट्राइएटेड से ही पता लग जाता है कि यहाँ पर स्मूथ मसल फाइबर्स की बात हो रही है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, read the following statements and which of the following type of tissue is being described by the above statement। वही, it is a contractile tissue present only in the heart। अब भाई हार्ट में ही प्रेजेंट है, हार्ट में कौन सा वाला टिश्यू, कौन सा वाला मसल फाइबर प्रेजेंट होता है? कार्डियक। सो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ऑप्शन को, हार्ट से ही तुम लोग बता सकते हो लाइक कि कार्डियक मसल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, यानी कि इनको स्टिक किया जाता है किसके जरिए? क्योंकि इन सेल जंक्शन के थ्रू इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाती है जिसकी वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। सेल को सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसका नेबर सेल भी क्योंकि उसके बगल में और दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो चुका है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो कार्डियक मसल यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नंबर बी। ठीक है, नाउ कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 41 था, 42 था, 41 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, द फॉलोइंग फिगर्स ए बी सी आर टाइप ऑफ मसल टिश्यू, बताओ कौन सा क्या है? एक तो सामने से ही दिख रहा है सिलेंड्रिकल वाला है, तो ये तो स्केलेटल मसल का पार्ट हुआ। सामने ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। बी वाला स्पिंडल है, सी वाला कार्डियक मसल है, तो स्मूथ मसल बेसिकली बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, बी। ठीक है, नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। न्यूरोलॉजिया आर एक्साइटेबल सेल्स ऑफ neural tissue? No, they are not. Supporting and non-excitable cells of neural tissue? Yes, they are the supporting and non-excitable cells of neural tissue. 2 से 3 टाइम्स इन वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू? नो, 2 से 3 टाइम का वॉल्यूम थोड़ी ना कवर करते हैं न्यूरोलॉजिया। प्रोटेक्टिव एंड एक्साइटेबल सेल्स of neural tissue? No, this is also not true. So option number B is the correct answer. Like neurologia, also known as glial cells, are the supporting cells of the nervous system. ये supporting cells है nervous system के, है ना? They provide the structural support provide करते हैं ये, nourishment provide करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? न्यूरॉन्स के लिए। न्यूरॉन्स की तरह ये जनरेट या फिर नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से इनको नॉन एक्साइटेबल सेल्स भी बोला जाता है। वाइल न्यूरोलॉजिया मेकअप मोर देन हाफ द वॉल्यूम, यानी कि 50% से ज़्यादा तक का वॉल्यूम ये कवर करता है, बट 2 से 3 वॉल्यूम नहीं कवर करते जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, सो देयर प्राइमरी डिस्ट्रप्टिव फंक्शन इज देयर सपोर्टिंग एंड नॉन एक्साइटेबल नेचर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, स्मूथ मसल्स। अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री स्पिंडल शेप्ड एंड न्यूक्लिएटेड टैपरी, वही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। Now question number 45. Three essential components of most neurons are
मोस्ट न्यूरॉन्स के 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स हमको बताने हैं। ऑप्शन नंबर बी दिख गया, एक्सन, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। यही होते हैं सबसे बेसिक। ठीक है, ये देखो। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। Which one of the following pairs of structure distinguish a nerve cell from the other type of cell? एक नर्व सेल में और बाकी सारे टाइप ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है बताओ। क्या वैक्यूल्स और फाइबर्स का? नो, दिस इज नॉट ट्रू। फ्लैजिलम और मेडुलरी शीथ का? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया का? नो। सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स का? यस, क्योंकि सेल बॉडी और डेंड्राइट्स ये जो कि सिर्फ तुम्हें नर्व सेल में ही देखने के लिए मिलेंगे, ये अदर टाइप ऑफ सेल में नहीं होते। So option number D is the correct answer. Nerve cells or neurons are specialized cells found in the nervous system. While many cell type contains basic organelles like the nucleus and mitochondria, neurons के पास अलग structural components होते हैं जो कि उन्हें बाकी सारे cell type से अलग रखता है। These specialized structures are crucial for their functions of transmitting electrical signals. और यही specialized structures बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अपनी सिग्नल को पहुंचा सके। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following statement is not correct regarding neural tissue? न्यूरल टिश्यू के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, इट exerts the greatest control over the body responsiveness to changing condition, ये तो ट्रू है, ये तो करेक्ट है ना। सेकेंड है कॉन्ड्रोसाइट्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और एक्साइटेबल सेल्स, नहीं, ये इनकरेक्ट है। न्यूरल सिस्टम की यूनिट को कॉन्ड्रोसाइट थोड़ी कहते हैं, उसे तो न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू, यानी न्यूरल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, नो, सॉरी, यस, यस दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स, अभी पढ़ा। जब एक न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होती है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। दैट्स हाउ कॉन्वर्साइड द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट? इन स्टेटमेंट के जरिए बताओ कौन से टिश्यू की यहाँ पे बात हो रही है। दे आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इनका नेम इसीलिए स्पेशल फंक्शन पे रखा गया है क्योंकि स्पेशल है, क्योंकि लिंकिंग और सपोर्टिंग का काम कर रहे होते हैं अदर टिश्यू या ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के लिए। दे इंक्लूड कार्टिलेज, बोन एंड एडिपोज एंड ब्लड। इनके अंदर कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड आता है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। ये टिश्यू को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। They also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as the matrix. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कार्टिलेज से, बोन से, एडिपोज से और ब्लड से ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है कनेक्टिव टिश्यू की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू। नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। 4 healthy people in their 20s faced injuries। 4 हेल्दी लोग हैं अपनी 20s में और उनको इंजरी देखने के लिए मिली है, मतलब उनमें इंजरी हुई है किसी चीज़ की। इन डैमेज, जिसका रिजल्ट ये निकला, इन डैमेज एंड डेथ ऑफ अ फ्यू सेल, जिसका रिजल्ट ये निकला कि कुछ सेल्स की डैमेज या डेथ हो गई है। विच ऑफ द सेल्स आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स? अब तुमको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि बहुत ही कम चांसेस है जिनके जो कि नए सेल से रिप्लेस हो जाएंगे। लिवर सेल, न्यूरॉन, माल्फिजन लेयर ऑफ द स्किन या फिर ऑस्टियोसाइट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन्स। हाउ? बिकॉज सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू रीजनरेट आफ्टर डैमेज। यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको कैरेक्टराइज्ड ही इसी वजह से किया गया है क्योंकि वो एक डैमेज के बाद अपने आप को रीजनरेट कर पाते हैं। लेबल सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड एंड रीजनरेट। तो लेबल सेल्स होते हैं वो अपने आप को कंटिन्यूसली रीजनरेट कर पाते हैं, जैसे कि स्किन सेल्स हो गए।
है ना? लिवर सेल्स और ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो अपने आप को इतना ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाते, बट जब ज़रूरत होती है तो वो डिवाइड कर लेते हैं। रही बात परमानेंट सेल्स की, जैसे कि न्यूरॉन्स और कार्डियक मसल सेल्स, ये इनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी ही नहीं होती। इस वजह से ये रीजनरेट ही नहीं कर पाते हैं। सो इफ जब ये न्यूरॉन्स के सेल जब अपने आप को रीजनरेट ही नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे कम चांसेस तो इसी के होंगे ना कि भैया ये नए सेल से रिप्लेस्ड हो जाएंगे। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन कह रहा ब्लड सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। नो। न्यूरोलॉजिकल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स को थोड़ी प्रोटेक्ट करते हैं, वो तो न्यूरॉन्स को करते हैं। तो ये भी गलत है। तो जहाँ पर ए और बी साथ में दिए हुए हैं उसको मार्क कर लो। इसी में दे रखे हैं तो ऑप्शन नंबर बी ई ही आंसर आएगा इसका। ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूने। यस, ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है। तो जहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी गलत दिखा रहा है उस ऑप्शन को काट दो। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ठीक है। स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। या ऑप्शन नंबर डी भी जहाँ दिखा रहा है वो भी गलत। ठीक है। बचे क्या? ई, ए, बी, ये वाले रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। Read the following statement and choose the correct option. Gap junction cement adjacent together. गैप जंक्शन जो होते हैं वो एडजेसेंट सेल्स को सीमेंटिंग का काम कर रहे होते हैं। ये सीमेंटिंग का काम नहीं कर रहे होते हैं दो सेल्स के बीच में, ये उन दोनों सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का, ट्रांसफर का काम कर रहे होते हैं। एरियोलर टिश्यू कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। किया कंटेन करते हैं। तो जहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 2 को गलत दिखा रहा है उस ऑप्शन को काट दो। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेटेड, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेटेड, ऑप्शन नंबर ई एलिमिनेटेड। अब जो होगा वो बी और सी में से ही आंसर होगा। टाइट जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। टाइट जंक्शंस की वजह से क्या दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है? नहीं, ये काम किसका है? गैप जंक्शन का है। एजरिंग जंक्शन हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। नो। एजरिंग जंक्शंस दो सेल के बीच में सीमेंटिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का नहीं। कम्युनिकेशन का सॉरी, लीकिंग रोकने का काम नहीं, लीकेज रोकने का काम किसका होता है? टाइट जंक्शन का। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड इलास्टिन। यस। तो यहाँ पे गलत कौन कौन से हैं? एक तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है और स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है। सुन, ये तीनों कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट, ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं। एडहरिंग जंक्शन जो है सीमेंटिंग का काम करते हैं। टाइट जंक्शन जो है ये लीकेज रोकने का काम करते हैं। ठीक है। इसी वजह से स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर द वंस दैट आर रॉन्ग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो यही थे सारे के सारे क्वेश्चन जो कि मैं 51 लेकर के, जिसमें से एक तो मैंने एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया था, तो टोटल 15 ले लो। 50 क्वेश्चंस थे। तो अगर तुम किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, चाहे फिर वो एग्ज़ाम हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, तो उसमें तुम्हें डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। मतलब हर दिन थोड़ा-थोड़ा एफर्ट दिखाना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी तुम्हें सक्सेस होना है, तो उसके लिए तुम्हें हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस या पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर चाहे वो तुम थोड़ी करो या ज़्यादा करो। तो एफर्ट तुम्हें कंसिस्टेंटली मारने होंगे। एंड दैट्स व्हाई डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सक्सेस डिमांड्स एफर्ट्स डेली इन द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, दैट इज़ द क्वोट ऑफ टुडे। आज की क्योट है ये। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, एंड कमेंट बिलो दैट हाउ मेनी स्कोर्स डिड यू गेट राइट। ओके, सो बाय।